हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? आशा करता हूं आप सभी एकदम मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आज हम फिर से हाजिर हैं एक मजेदार सेशन के साथ। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का वन शॉट सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। इस चैप्टर की बात कर ले भैया, इसमें से 3 से 4 टॉपिक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर हम बात कर लें तो 2 और 3 टॉपिक ऐसे हैं, ठीक है ना। 2 टॉपिक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 100% पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए बहुत सिंपल तरीके से इस पूरे चैप्टर का निपटारा आज हम कर देते हैं। हमारा भैया टारगेट बोर्ड एग्जाम है, इसीलिए प्यारे बच्चों अपने को उन्हीं टॉपिक पर फोकस करना होता है वन शॉट में, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एक रामबाण है, यानी यूं समझिए जैसे दवा होती है ना कि किसी भी बीमारी में कोई टैबलेट काम कर जाए, तो वही ऐसी ही है, ठीक है ना। बस आपको इतना ही देखना है, वो बहुत है, इससे ज्यादा नहीं प्यारे बच्चों। ठीक, चलिए शुरू करते हैं टॉपिक वाइज। ठीक, जिस तरह से क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज पूछे जाते हैं एक एक करके अपन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि बायो सेवर्ट का नियम समझाइए। और बात कर ले भैया, ये बच्चों 5 नंबर का टॉपिक है, लेकिन कभी कभार ये 3 नंबर में भी पूछा जाता है। अब 5 नंबर में तब पूछेगा जब कहेगा बायो सेवर्ट का नियम समझाइए और इसका अनुप्रयोग, ठीक है। या फिर कहेगा इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर कहेगा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक। तब नहीं तो प्यारे बच्चों अगर बायो सेवर्ट का नियम होगा तो वो कहेगा 3 नंबर में। कितने नंबर में बच्चों? 3 नंबर में, ठीक है ना भैया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बायो सेवर्ट का नियम, इसे बायोट सावर्त अंग्रेजी में बोला जाता है, ठीक है। ये बायो और सेवर्ट 2 अलग अलग वैज्ञानिक हैं। इन्होंने एक धारावाही चालक मतलब एक तार से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त किया। इन्होंने ये बताया कि जैसे कोई तार है भैया, एक तार है और इस तार में इन्होंने बताया कि जब धारा प्रवाहित करेंगे, क्या बताया इन्होंने? बताया कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर भैया क्या होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है इस धारा के कारण। और उसी चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित इन्होंने एक फार्मूला दे दिया जिसकी मदद से चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला जा सकता है, ठीक है भैया। चलिए तो लिखना होगा बच्चों थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में कि बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी धारावाही चालक के चारों ओर, हमने बताया ना कोई धारावाही चालक है यानी तार है, इसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया, एक नियम दिया और उसी नियम का नाम दे दिया भैया बायो सेवर्ट नियम। तथा इन्होंने इस नियम से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का एक सूत्र भी स्थापित किया। हमने बताया ना, इन्होंने एक क्या किया? फार्मूला दिया, ठीक, जिसके मदद से चुंबकीय क्षेत्र का मान आसानी से भैया निकाला जा सकता है, ठीक है। अब देखिए मानते हैं कि भैया कोई जैसे तार है, ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में थोड़ा लिखते हैं कि माना जाना वाला, तो इसमें देखिए इन्होंने किया क्या? इन्होंने जब प्रयोग किया, प्रयोगों के आधार पर इन्होंने यह बताया, ठीक है, इन्होंने प्रैक्टिकल किया इस चीज को कि प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि जब किसी चालक में धारा आई प्रवाहित करते हैं, मतलब भैया कोई तार है बच्चों, इन्होंने बताया कि जब किसी तार में धारा आई प्रवाहित करते हैं तो धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई, मान लेते हैं इसका छोटा सा खंड है भैया इतना, अल्पांश लंबाई जिसको डीएल बोल दीजिए या डेल्टा एल, ठीक है। बहुत सारे बुक्स में डेल्टा एल लिखा होगा क्वेश्चन बैंक में या डीएल, तो इसके लिए नहीं घबराना, ठीक, तो दोनों में कोई लिख सकते हैं। इन्होंने ये बताया प्रयोगों के आधार पर कि जब किसी तार में धारा आई प्रवाहित करते हैं तो इसके अल्पांश लंबाई यानी इस पूरे तार, भाई तार की पूरी लंबाई अपन एल ले लेते हैं, अब छोटा सा हिस्सा है डीएल या डेल्टा एल, तो इस अल्पांश लंबाई के द्वारा ठीक किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी डीबी। अब भैया छोटा सा टुकड़ा है प्यारे बच्चों, तो इसके कारण मान लेते हैं यहां पे कोई बिंदु है, ठीक है, आर दूरी पर, तो इस बिंदु पर इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, क्योंकि छोटा सा टुकड़ा है इसके कारण
छोटा चुंबकीय क्षेत्र होगा भैया। तो डीबी से संबंधित क्या किया भैया, इन्होंने एक फार्मूला प्राप्त किया और बताया कि ये जो डीबी है ये निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। ठीक, तो यही चीज बताया कि प्रयोगों के आधार पर इन्होंने यह बताया कि जब किसी चालक में धारा आई प्रवाहित करते हैं तो धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो डीबी है भैया वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब किन किन बातों पर निर्भर करता है, चलिए हम बहुत डिटेल से समझते हैं। और भैया आपको एकदम फोकस करना है, दिमाग लगाना है। ठीक, बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि बस वो कमेंट खेल रहे हैं, बस उसी में भागे जा रहे हैं। हाँ, हेलो, हाय, प्यारी, आप कहां से हो, आप कहां से हो, दोस्ती कर लो। अरे छोड़ो, ये फालतू का क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो भैया, पढ़ाई में आप दिमाग लगाओ ना, क्योंकि आपके पास वैसे भी अब टाइम ज्यादा बचा है नहीं, और ऐसे टाइम में आप मैसेज खेल रहे हो। ठीक है, तो भैया टाइम निकालिए, तो वो भी पढ़ाई के लिए, फालतू कामों के लिए नहीं। चलिए, नहीं बाद में वही रोना होगा कि अरे सर जी हम फेल हो गए, हमारा नंबर कम आया। तो भैया इसमें गलती किसकी, आप ही की तो होगी। देखिए सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि माना कोई एक तार है, माना प्यारे बच्चों एक तार है। ठीक है, एक तार ले लिया भैया, और तार में धारा आई प्रवाहित कर रहे हैं। माना इस तार में क्या है, धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है भैया, और यहां से ले लेते हैं कि माना जो तार का टुकड़ा है, जैसे यहां से यहां तक, इसकी लंबाई जो है प्यारे बच्चों, ले लिया कि माना इसकी जो लंबाई है भैया वो क्या है, डी एल, या हमने बताया ना चाहे डेल्टा एल बोलिए, तो ये इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है, इस इतने जो तार का ये इतना टुकड़ा है, इसकी लंबाई डी एल है। ठीक है, फिर मान लेते हैं भैया कि इसके यहां से इस डीएल के द्वारा मान लेते हैं कि यहां पर कोई बिंदु पी है। ठीक, कोई बिंदु पी है, और वो भी बच्चों यहां से आर दूरी पर प्यारे बच्चों एक बिंदु क्या है बबुआ, तो यहां पर एक बिंदु पी है। ठीक है, और ये इसके साथ क्या करता है, थीटा कोण का निर्माण करता है, तो ये हो गया थीटा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब चलिए समझिएगा, बहुत प्यारा सा नियम है, और यहां पर जो या चुंबकीय क्षेत्र है वो डी बी है, क्योंकि डी एल छोटा तार है, तार के ये छोटा सा टुकड़ा है, इसका एक भाग है। ठीक, और इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भी भैया छोटा सा होगा। ठीक, तो अब यहां पे बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार, बायो सेवर्ट का नियम यही कहता है भैया, पहला पॉइंट प्यारे बच्चों इसमें ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो डीबी है, चुंबकीय क्षेत्र डीबी, ठीक, ध्यान देना, जो चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि भाई छोटा चुंबकीय क्षेत्र है हमने बताया वो डीबी है, तो वो क्या है कि तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है भैया, अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो डी बी होगा वो अनुक्रमानुपाती किसके, आई के। इक्वेशन नंबर 1। अब इसका मतलब यह है भाई, फिजिक्स में आपने पढ़ा कोई चीज अनुक्रमानुपाती या समानुपाती हो तो इसका मतलब क्या है कि जो भैया तार में जो चुंबकीय तार द्वारा, ठीक है, यानी इसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा के अनुक्रमानुपाती है, इसके अनुक्रम है। बोले तो अगर भैया धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का भी मान बढ़ेगा, धारा का मान कम होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम होगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। अब दूसरा पॉइंट बायो और सेवर्ट ने यह बताया भैया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र बोले तो डीबी जो है भैया, ठीक है, डीबी किसके, उस भाई तार के अल्पांश, तार के अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है।
तार के अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब भैया इसका ये हो जाएगा, जो dB होगा बच्चों वो अनुक्रमानुपाती dl या डेल्टा एल। हमने बताया ना, चाहे अगर आप dl माने हो तो dl लेके चलो, नहीं डेल्टा एल। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है भैया। अब उसके बाद तीसरी बात जो बायो और सेवर्ट, ठीक है, बायो और सेवर्ट ने तीसरी बात ये बताई कि जो इस तार के द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, वो भैया इसमें ध्यान देना, इसके ये जो dB है, ठीक, वो dB है, इसके साथ जो कोण बन रहा है थीटा कि ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ज्या का मतलब साइन थीटा, साइन, ठीक है ना। तो लिखेंगे भैया अगला कि चुंबकीय क्षेत्र जो dB होगा भैया वो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, लिखेंगे साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब ये जो अल्पांश लंबाई है और ये बिंदु P के बीच के का जो कोण बन रहा है भैया वो थीटा है कि थीटा के ज्या के, यानी कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती। ज्या का मतलब साइन थीटा, तो हमने डायरेक्टली लिख लिया, इतना लंबा लिखने से कोई मतलब है नहीं। तो भैया जो चुंबकीय क्षेत्र होगा प्यारे बच्चों, जो dB हो जाएगा वो dB अनुक्रमानुपाती किसके है, वो है साइन थीटा के। इक्वेशन नंबर 3, समीकरण बच्चों ये बन गया 3, समीकरण 3 बन गया। अब उसके बाद भैया ध्यान से समझिएगा, अब एक और है, चौथी बात इन्होंने ये बताई कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र जो dB है भैया वो क्या है, यहां पे ध्यान देना कि अल्पांश लंबाई से, लिखेंगे अल्पांश लंबाई से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है भैया। इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों, जो dB होगा वो अब की बार इसके बीच की दूरी है r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो 1 है, 2 है, 3 है, 4, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है भैया, पहला तो धारा के अनुक्रमानुपाती, दूसरा प्यारे बच्चों dl यानी अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती। मतलब यह है कि भाई लंबाई बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। फिर उसके बाद साइन थीटा यानी थीटा के अनुक्रमानुपाती, फिर बताया इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब करेंगे क्या, अपन यहां से लिखेंगे भैया कि चारों समीकरण को मिलाने पर, चारों समीकरण को मिलाने पर, चारों समीकरण को अपन मिला देते हैं। तो भैया जब चारों समीकरण को मिला देंगे तो जो dB ये प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, I है ऊपर, dl है और साइन थीटा। तो भैया ये I dl साइन थीटा ऊपर हो जाएगा और नीचे प्यारे बच्चों r स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट के रूप में कुछ ना कुछ लगता है। तो भैया ये हो जाएगा dB, यहां से हटाएंगे ये k कांस्टेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर, ये पूरा हो जाएगा। अब चूंकि भैया ये क्या है, जो k है क्या होता है, कांस्टेंट। यहां पे लिखेंगे चूंकि जो k है कांस्टेंट है, नियतांक है, और इसका मान होता है प्यारे बच्चों म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है ना। ये म्यू नॉट अपान 4 पाई इसका पूरा मान होता है, ठीक, k के स्थान पे। तो इसका है मान अगर हम रख देंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, इधर थोड़ा देख लेते हैं, जगह है भैया। तो जब मान रख देंगे तो ये हो जाएगा dB बराबर, इस k के स्थान पे रख देंगे, एक मिनट नीचे से लिखेंगे कि dB बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई, और उसके बाद भैया ये कोष्ठक में क्या हो जाएगा, I dl साइन थीटा अपान का r स्क्वायर,
ठीक है, यही हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का भैया क्या चीज, फार्मूला। यही हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला, यानी बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट के नियम पर आधारित ये फार्मूला। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, याद रखना भैया, हम लिख भी दे रहे हैं प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले ही बता चुके हैं, या तो ये 3 नंबर में पूछा जाता है या फिर 5 नंबर का टॉपिक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हो गया भैया, तो ये रहा बायो सेवर्ट का नियम, मेन आपका यही सब होता है, ठीक है, कि बायो सेवर्ट ने ये बताया कि जब किसी तार में धारा आई प्रवाहित करते हैं तो उसकी अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो निम्न बातों पर निर्भर होता है। भैया पहला बताया गया धारा के समानुपात अनुक्रमानुपाती, दूसरा डेल्टा एल के, तीसरा साइन थीटा के, और चौथा इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। फिर किया कुछ नहीं, हमने चारों समीकरण को मिला दिया, फिर जब इसको हटाया अनुक्रमानुपाती का तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट के रूप में लग जाता है जो कि यहाँ है, और चूंकि ये जो के बराबर है ये म्यू नॉट अपान 4 पाई के बराबर हो जाता है। हालांकि इसका भी मान होता है 10 की पावर -7, तो वो भाई न्यूमेरिकल में होता है, तो यहाँ पे आप रखना चाहते हैं तो ये रख सकते हैं, ठीक है ना, यहां भी लिख सकते हैं भैया, ठीक, कि ये जो म्यू नॉट अपान 4 पाई है, ये म्यू नॉट अपान 4 पाई का वैल्यू होता है, ये 10 की पावर -7 होता है, याद रखना, ठीक है, ये न्यूमेरिकल में काम आता है, लेकिन हम आगे देखेंगे। आई बात समझ में? चलिए, तो स्क्रीनशॉट कर ही लिया है भैया, आगे देखते हैं। अगला देखिएगा कि किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी भैया बोर्ड एग्जाम 2025 में भी पूछा गया है, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। या फिर देखिए ये पूरा का पूरा बायो सेवर्ट के नियम पर ही है, बताया ना, इसके पहले ही हमने आपको बताया, क्वेश्चन इस तरह से भी करेगा, जैसे बायो सेवर्ट के नियम में अगर ऐड कर दिया 5 नंबर का, तो बायो सेवर्ट का नियम लिखिए और इसकी सहायता से किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला प्राप्त करना है, ठीक है। बाकी अलग से भी ये टॉपिक ऐसे पूछा जाता है कि किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो है व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक। चलिए देखते हैं भैया, ये भी बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है। सबसे पहले करते क्या है आप भैया, हम करते हैं एक वृत्ताकार कुंडली ले लेते हैं, एक वृत्ताकार यूं भैया कुंडली ले लिया, ठीक है, इसको मोड़ करके एक वृत्ताकार, हमने बताया एक तार है, ठीक है, एक तार को आपने गोला कर दिया है ना, एक छल्ला बना दिया, मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान है। तो जैसे तार होता है भैया, तार को मोड़ करके, ठीक है, कोई तार है तो तार को इस तरह से मोड़ करके एक छल्ला बना दीजिए, एक गोला बना दीजिए, ठीक है। और यहां से प्यारे बच्चों इसमें भैया धारा आई, ये प्रवाहित हो रही है अंदर की तरफ, और ये धारा ऐसे भैया प्रवाहित होकर के इधर से क्या है, बाहर की तरफ निकल रही है। और भाई जब जाहिर सी बात है कि हम तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो इस धारा प्रवाहित होने के कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये बायो सेवर्ट के नियम में ही देखा। तो मान लेते हैं कि भैया इसका जो केंद्र है वो क्या है, O है, इसका केंद्र O है, और यहां से भैया जो इसकी त्रिज्या है वो क्या है, R है। और ये भैया भाई मान लेते हैं कि इसके तार के किसी बिंदु, ठीक है, कोई बिंदु है, तो सबसे पहले इस बिंदु के कारण यहां पर हम क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, फिर पूरे संपूर्ण तार के द्वारा यहां पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। अब यहां पे जो ले लिया है हिस्सा, मान लेते हैं कि भैया इसका एक छोटा सा भाग, इस तार का एक छोटा सा भाग हम ले लेते हैं DL, क्या है भैया, DL, दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ, एक DL है, ठीक है, जो कि क्रमशः आप AB नाम भी दे सकते हो कि A से B तक ये एक हिस्सा ले लिया है यहां तक, ठीक। और इसमें क्या है भैया, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है,
ठीक, और इसकी दिशा अभिलंबवत अंदर की तरफ है, 90 डिग्री का ये कोण बनाता है। ठीक है, अब यहां पर चलिए देखते हैं भैया माना जाना क्या कुछ कैसे लिखना है, चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे भैया माना एक तार को मोड़कर आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली बनाई जाती है। प्यारे बच्चों ये एक तार है, इस तार को भैया आपने बहुत ये बचपन में भी बहुत सारे बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, नहीं करना कुछ नहीं, एक तार लीजिए, इसको गोल मोड़कर एक छल्ला बना दीजिए। तो तार को मोड़कर क्या है भैया आर त्रिज्या की, इसकी रेडियस कितनी है आर है, तो आर त्रिज्या का एक छल्ला मतलब आर त्रिज्या को जोड़ करके भैया क्या किया, एक छल्ला बना दिया गया। ठीक है, यानी त्रिज्या आर रखी गई। फिर आगे क्या है, जिसका अल्पांश भाग यानी इस तार का एक छोटा सा टुकड़ा ए बी अपन ले लिए हैं और इसको डीएल से दर्शा दिए हैं। ठीक है, अल्पांश भाग डीएल है। अब तार के अल्पांश लंबाई डीएल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हम निकालेंगे। सबसे पहले इस डीएल के द्वारा, क्योंकि बायो-सेवर्ट नियम में आपने अल्पांश लंबाई के कारण ही क्या निकाला था, किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। तो अपन भी यही करेंगे भैया यहां कि अब अल्पांश लंबाई के कारण यहां पे सबसे पहले O पर यानी केंद्र पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो भैया लिखेंगे, यहां पर लिखा है, ठीक है, तो हमने यहां पर लिख दिया है, क्या लिखा है कि तार के अल्पांश लंबाई डीएल द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब भैया तार के अल्पांश लंबाई द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा डीबी बराबर क्या होता है आई, एक मिनट, वो होता है भैया म्यू नॉट अपान 4 पाई और उसके बाद भैया आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। याद आया भैया, यही तो है बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान देना, चूंकि थीटा बराबर क्या है भैया 90 डिग्री है। ठीक है, जो थीटा बराबर क्या है भैया वो 90 डिग्री है, यानी अभिलंबवत इसकी है दिशा, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र के साथ। तो ये क्या हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा डीबी बराबर, एक मिनट, ये हो जाएगा डीबी बराबर, ये हो गया भैया म्यू नॉट अपान 4 पाई और कोष्टक में भैया आई डी एल साइन 90 डिग्री रख देंगे अपान यहां पे आर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा डी बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई और यहां पे भैया आई डी एल, अब भाई साइन 90 डिग्री का बताया मान 1 होता है तो उससे मतलब है नहीं, और नीचे आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई, यहां तक तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब आगे देखते हैं भैया, ये तो हमने क्या निकाला, तार के, ये तो निकाला है कि तार के अल्पांश लंबाई डीएल द्वारा यानी तार के इस छोटे से टुकड़े द्वारा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना निकल रहा है, वो भी छोटा निकलेगा, इसलिए डीबी लिखा है। अब संपूर्ण तार द्वारा निकालेंगे, अभी तक तो एक छोटे से टुकड़े के द्वारा निकाला है, और जबकि यहां बोल रहा है किसी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो इस पूरे तार के द्वारा इस केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो निकालेंगे। तो यहां पर भैया अब हम लिखेंगे, प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे भैया कि संपूर्ण तार द्वारा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब भैया जब संपूर्ण की बात जब भी आ जाए बच्चों तो क्या लगा देते हैं, समाकलन, और ये जो डीबी है अब की बार ये बी हो जाएगा और ये समाकलन आगे लगा देते हैं, तो ये रहा भैया म्यू नॉट अपान 4 पाई और ये आई डी एल हो गया अपान भाई आर स्क्वायर। अब देखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई और ये आई अपान आर स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट के रूप में है, तो भैया ये अचर पद मान के इसको बाहर निकाल लेंगे, इसका समाकलन नहीं होगा, केवल डीएल। तो ये जब बाहर निकाल लेंगे क्या चीज, म्यू नॉट अपान 4 पाई और उसके बाद भैया आई अपान आर स्क्वायर, इतना बाहर निकाल लेंगे तो केवल और केवल डीएल बचा। क्या बचा भैया,
केवल और केवल प्यारे बच्चों dl बच जाएगा। अब चूंकि भैया समाकलन ये जो dl है, एक मिनट थोड़ा इधर से लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि, क्या हो रहा है, एक मिनट भाई, हाँ लिखेंगे चूंकि ये जो समाकलन dl है ये 2 पाई r, यानी इसकी भैया क्या है, पूरी की पूरी परिधि है, ठीक है ना। ये भाई समाकलन का मतलब संपूर्ण, अब संपूर्ण भाई एक परिधि बन गया है। अब तार पूरा एक गोला है तो भैया तार की पूरी जो परिधि होती है वो 2 पाई r, ठीक है ना, ये पूरे एक गोले की परिधि है 2 पाई r। तो ये जो समाकलन dl है इसके स्थान पे अपन क्या रख देंगे, 2 पाई r रख देंगे। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा b बराबर, ये रहा म्यू नॉट अपान 4 पाई, और उसके बाद ये i अपान आर स्क्वायर है ही, और भैया गुणे में इसके स्थान पे क्या रख दिया अपन, 2 पाई आर रख दिया। तो भैया 2 दूना 4, ये तो 2 बार में कट गया, आर से आर काट देंगे, तो ये निकल कर आया b बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट अपान यहां पे 2 हो गया भैया, और i अपान आर इसको अलग से लिख देंगे, ठीक है। म्यू नॉट अपान यहाँ 2 बचा, यहाँ r बचा, ऊपर i, तो यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत प्यारा सा ही टॉपिक है। और वो भी हमने बताया ना, ये बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से है, इसलिए इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि बायो सेवर्ट की नियम का, भाई बायो सेवर्ट के नियम का प्रयोग करते हुए वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो चाहे जैसे पूछे मेरे प्यारे रसगुल्लों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। है लाजवाब टॉपिक, है ना मजेदार। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अगला टॉपिक जो है ये भी बड़ा ही प्यारा सा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, छोटा सा ही टॉपिक है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे, क्योंकि ये बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है, आपका 1 नंबर वाले में भी पूछा जाता है, 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कहेगा कि निर्वात की चुंबकशीलता तथा विद्युतशीलता में संबंध स्थापित कीजिए, या कहेगा भैया देखिए चुंबकशीलता यानी म्यू नॉट और भैया विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है, या कहेगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया कई तरीके से पूछता है, या कहेगा इसके बीच में हमने बताया ना कि संबंध क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो भैया आपने देखिए सबसे पहले भाई जो निर्वात की, देखिए निर्वात की चुंबकशीलता और विद्युतशीलता में निकालना है, तो हमें मालूम है एक चीज हम जानते हैं कि म्यू नॉट, ध्यान से समझना बबुआ, हम सभी जानते हैं प्यारे बच्चों कि जो म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान होता है 10⁻⁻7, अभी बताया न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है भैया, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक, ये होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई का मतलब वैल्यू, ठीक है। अब यहां से भैया अगर हम म्यू नॉट का मान निकालना चाहें, किसका मान भैया, म्यू नॉट अकेले का, तो म्यू नॉट अकेले का मान जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है ना, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। 1 मिनट थोड़ा पानी पी लें भाई, गला सूख रहा है। देखिए तो ये हो गया। अब उसके बाद भैया हमको ये भी पता है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान पूरे का क्या होता है 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। चैप्टर फर्स्ट याद करो, पहले चैप्टर में भैया जो आपका
वैद्युत क्षेत्र वाला है, वहां पे ये चीज आपने देखा है। और यहां से अगर भैया हमको केवल एप्सिलॉन नॉट मान चाहिए, ध्यान देना एप्सिलॉन नॉट, अगर इसको यहां भेज देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो अगर एप्सिलॉन नॉट अगर अकेले हमको चाहिए, ठीक है, इसको यहां भेज देना है और इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 ये हो जाएगा 4 पाई इंटू का, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट यहां ले जाइए तो यहां नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया इसके साथ में 9 गुणे 10 के घात 9। ये एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया, ये म्यू नॉट का मान होगा, ये एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया। अब क्या कर लेते हैं, हम इनका गुणनफल निकाल लेते हैं। ठीक है भैया, हम इनका गुणनफल, हमने बताया ना कि क्वेश्चन में ऐसे भी पूछता है कि भैया इनका गुणनफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, अब यहां से हम निकालेंगे कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो भैया इनका दोनों का गुणनफल निकालिए। म्यू नॉट का मान कितना है 4 पाई इंटू 10 की पावर भैया -7 रखेंगे, इंटू का भैया एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैद्युतशीलता, म्यू नॉट क्या है, चुंबकशीलता, और इसका पूरे का मान कितना है 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, ये पूरा भैया इसका मान हो जाएगा। ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट का। तो यहां से कुछ चीजें कट रही हैं भैया, बिल्कुल कट रही हैं, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो गया म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर, देखिए ये तो ऊपर तो 10 की पावर -7 है भैया, ये ऊपर जाएगा, इसको अकेले देखिए, इसको अकेले, या एक मिनट ऐसा करिए भैया, इसको ऊपर नहीं, क्या हुआ, कोई मक्खी बैठ गई क्या भाई, तभी जाकर के ये बोर्ड इधर उधर काम करता है। देखिए अब करेंगे क्या भैया, इसको ऊपर ना लाकर इसे नीचे ला दें, तो यहां से इस तरह से कर दें, मतलब नीचे क्या है 9 गुणे 10 के घात, भैया ये 9 है ही, ये 10 के घात -7 है, प्यारे बच्चों नीचे लाएंगे प्लस का 7 हो जाएगा, तो 10 के घात +7 हो गया। अब ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 ये हो गया 9 इंटू ये कितना 9 7 16, 10 की घात में कितना भैया, ये 16 हो गए। ठीक है ना, अब इसको अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकते हैं भैया 3 गुणे 10 के घात 8, पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं, यस और नो कर सकते हैं, क्योंकि भैया 3 का स्क्वायर ये 9 आ जाएगा, और 8 का ये वर्ग करेंगे 16 आ जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी 8 का वर्ग ऐसे 8 8 64 मत समझ लेना, है ना, कहने का मतलब 8 10 की घात 8 और 10 की घात 8, ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना हो गया भैया। अब उसके बाद बच्चों ध्यान से समझिएगा, यहां पे म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर, हमें मालूम है कि भैया क्या है 3 गुणे 10 के घात जो 8 होता है, ये वैल्यू किसका है, तो ये भैया प्रकाश की चाल है, तो लिख देंगे ना, चूंकि c बराबर होता है 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर पर सेकंड, हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ये प्रकाश की चाल होती है, तो इसके स्थान पे भैया अपन क्या रख देंगे 1 ये भैया इसके स्थान पे पूरा c और इसका वर्ग लगा है, तो c का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, या फिर भैया अगर देखिए आप यहां से भी भैया हमने बताया ना, एक तो डायरेक्टली आप इसका गुणनफल निकालेंगे तो यहां से भी लिख सकते हैं, बट इसको भैया ज्यादातर c के पदों में अगर कहेगा, जैसे c स्क्वायर बोल दे, तो भैया c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, लेकिन c अकेले का जैसे मान निकालना हो तो 1 ये करड़ी में क्या हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इस रूप में भी कई बार पूछा गया है, और ज्यादातर तो भैया ये बहुविकल्पी में पूछा गया है। ठीक है, यानी म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान जो पूछता है गुणनफल किसके बराबर होता है, तो ये भैया 1/c स्क्वायर, यानी प्रकाश की चाल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये। ठीक, तो आई बात समझ में, ये हो जाता है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के बीच का संबंध, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ज्यादातर बच्चों 2 नंबर में ही देखने को मिला है, लेकिन हाँ इतना कहेंगे आता है। ठीक है ना, आने वाले रेगुलर आने वाले क्वेश्चन में से ये एक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया।
हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं बबुआ, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथीय नियम। प्यारे बच्चों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है इस चैप्टर का, एम्पियर का परिपथीय नियम। और यहां से भी भैया बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट में भी पूछा जाता है। एक नंबर में जब पूछेगा तो केवल एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, एक नंबर में तो इतना सा लिख देना है जो परिभाषा लिखा है, बाकी पूरे एम्पियर के परिपथीय नियम को समझाइए बोलेगा प्यारे बच्चों, तब ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा। कितने नंबर का भैया? 5 नंबर का। चलिए देखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा हम आपको बता रहे हैं बस आपको टू द पॉइंट समझना है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना, क्योंकि जितना ज्यादा आप गहराई में जाओगे उतना उलझते जाओगे, ठीक है। और वैसे भी भैया हमने बताया ना, हमारा टारगेट अभी बोर्ड एग्जाम है, हमको बोर्ड एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है, ठीक है ना। चलिए तो भाई एम्पियर का जो परिपथीय नियम है इसका कथन पहले देख लेते हैं कि एम्पियर का जो परिपथीय नियम है, ठीक है, एम्पियर का जो परिपथ का नियम है वो क्या कहता है। देखिए भैया एम्पियर का जो परिपथीय नियम है ये कहता है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र जो B है इसका जो रेखीय समाकलन होता है वो उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है। यानी इसका कथन ये बोलता है, कथन ये कहता है कि किसी बंद परिपथ की, भाई कोई बंद परिपथ है और उस बंद परिपथ की के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र जो B है, चुंबकीय क्षेत्र भैया ये B लिख लिया हमने, चुंबकीय क्षेत्र B और के अनुदिश है, ठीक, तो ये वेक्टर B कहलाएगा भैया, का रेखीय समाकलन, ठीक, का रेखीय समाकलन, और वो भी भैया तार के अनुदिश है तो यहां dl हो जाएगा, के रेखीय समाकलन का ये प्रतीक है। तो यहां पर ये कह रहा है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र जो डेल्टा B है का रेखीय समाकलन जो होता है, रेखीय का मतलब यहां लंबाई से संबंधित है, ठीक है ना। रेखीय समाकलन पृष्ठ द्वारा घिरे कुल धारा यानी I जो है, कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, तो आगे इसके म्यू नॉट लगा दिया, यानी ये हो गया भैया म्यू नॉट इंटू का I, ये बराबर, और यही क्या हो जाता है एम्पियर का परिपथीय नियम हो जाता है, ठीक। जब प्यारे बच्चों कथन अकेले पूछा जाए तब केवल आपको परिभाषा लिख देना है और ये फार्मूला, ठीक है ना। अब ये फार्मूला कहां से आया, कैसे आया, चलिए यही हम समझते हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात समझ में आ गई कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र जो B है, ठीक है, का जो रेखीय समाकलन होता है वो कह रहा है उस पृष्ठ द्वारा घिरी धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, का मतलब ही होता है गुणनफल, ठीक है, का म्यू नॉट गुना होता है। ये रहा क्या चीज भैया, इसका कथन। अब चलिए समझते हैं, जैसे भैया क्या है, हम मान लेते हैं कि माना कोई तार है और कागज के तल के लंबवत एक तार XY है, नाम क्या दे दिया बच्चों, XY, ठीक है ना, ये X है Y है, तो कागज के तल के लंबवत एक XY है तार, और इसके चारों ओर भैया अपन क्या करते हैं, एक वृत्तीय पथ की कल्पना कर लेते हैं, ठीक है, इसके चारों तरफ एक वृत्तीय पथ की कल्पना कर लेते हैं जिसकी त्रिज्या भैया R ले लेते हैं और इसका वृत्तीय पथ पर एक बिंदु P ले लिया, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र यहां से भैया ये वेक्टर B इसका, ठीक, ये दिशा को बता रहा है, और यहां पे कागज के तल के लंबवत XY है और इसमें मान लेते हैं कोई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और इसका जो केंद्र है भैया इसको अपन क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं, ठीक है ना, ये कागज के तल के लंबवत है। तो अब सबसे पहले भैया हम लिखेंगे उपपत्ति, यानी जो माना जाना करके लिखेंगे, तो लिखेंगे भैया सर्वप्रथम माना कागज के तल के लंबवत एक तार क्या है, XY है, तो लिखना है बबुआ कि माना कागज के तल के लंबवत एक तार XY है, ठीक है, कागज के तल के लंबवत एक तार XY है। फिर हम लिखेंगे कि इसके
चारों ओर एक वृत्तीय पथ की कल्पना करते हैं, ठीक है ना। एक वृत्तीय पथ मान लेते हैं इसके चारों ओर। अब यहां से भैया थोड़ा सा लिखना है, लिखेंगे कि हाँ क्या है कि इसके चारों एक वृत्तीय पथ की कल्पना करते हैं। फिर लिखेंगे कि केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक, एक बिंदु P है। तो अब हम सबसे पहले यही करेंगे, अब हम लिखेंगे भैया कि बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। एक एक पॉइंट समझते चलना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हो सकता है लगे कि हाँ कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। देखिए हमने कुछ नहीं किया भैया, सर्वप्रथम अपन क्या किए, एक तार एक्स वाई ले लिया, ठीक है भैया, कागज के तल के लंबवत, और एक इसके वृत्तीकार यानी वृत्ताकार पथ की कल्पना अपन कर लेते हैं। फिर मान लेते हैं इसका जो केंद्र है, वो इसका जो सेंटर है भैया वो क्या है, O है, और रेडियस जो है क्या है, R है, त्रिज्या R है। तो अब हम O से R दूरी पर जो बिंदु P है, तो वही बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र निकालेंगे। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है भैया, यानी किसी भी बिंदु से, ठीक, जैसे ये कोई बिंदु है, तो बिंदु से जो कोई तार है, तो भैया उसके किसी बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु है, और वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला होता है μ0/2 I/R, ये फार्मूला होता है, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। वैसे भी इसको हम टॉपिक वाइज जब बताए थे तो निगमन भी कराया था, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फार्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये फार्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो केवल इतना याद रखना कि बिंदु P पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B बराबर μ0/2 I/R होता है। अब हम क्या निकालेंगे भैया, पूरे मतलब यानी अब हम निकालेंगे रेखीय समाकलन। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिटाना पड़ेगा भैया। हो गया ना। अब देखिए इसको भैया, अब हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। अब चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन करेंगे, तो भैया ये हो जाएगा रेखीय समाकलन B इंटू का ये dl, और इसके बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा मतलब B इंटू का dl और cos थीटा। ये कहां से आया बच्चों, हम बताते हैं। चूंकि अगर आपने अदिश गुणनफल पढ़ा होगा तो a इंटू बी, वेक्टर a इंटू बी बराबर होता है ab cos थीटा। ये वेक्टर a इंटू बी के बराबर होता है ab cos थीटा, ये फार्मूला, ठीक है भैया। तो यहां पर भैया हमने ab ना मान करके क्या लिया है, b इंटू डीएल है, तो b इंटू डीएल ये इसका रेखीय समाकलन हो जाएगा। ये क्या, इसके स्थान पे हमने बताया क्या हो जाएगा, ab मतलब ये हो जाएगा b dl cos थीटा। और एक चीज ध्यान देना, ये समाकलन लगा रहेगा, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं वेक्टर b इंटू dl बराबर, क्योंकि ये इसके बराबर ये पूरा इतना है और समाकलन तो लगा रहेगा, तो समाकलन ये हो जाएगा b इंटू का dl और ये cos 0 डिग्री, ठीक है, cos 0 डिग्री, क्योंकि यहां पर क्या है वो समांतर है, तो यहां पे ये भी लिख देंगे, चूंकि थीटा के बराबर यहां पे 0 डिग्री लिखना होगा समांतर। तो यहां पर वही चीज हमने क्या है भैया कर दिया है, ठीक है, b इंटू dl cos 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा रेखीय समाकलन b इंटू का dl बराबर, ध्यान देना भैया, ये हो जाएगा समाकलन b इंटू का dl का
dl। और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। cos 0 डिग्री का मान चूंकि 1 होता है तो यहां आप एक बार 1 दर्शा सकते हो, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है भैया। ये हो जाएगा वेक्टर b इंटू का dl बराबर केवल और केवल b इंटू क्या है dl आप लिख सकते हो, ठीक है ना। b इंटू dl केवल और केवल ऐसे लिख सकते हो। अब ये क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा वेक्टर b इंटू का dl बराबर, देखिए b बाहर ले लीजिए, b बाहर ले लीजिए और समाकलन ये केवल dl अंदर हो जाएगा। अभी हमने देखा कि भाई समाकलन ये संपूर्णता को दर्शाता है, किसको? संपूर्ण को। तो भैया ये हो जाएगा, चूंकि ध्यान देना यहां पे समाकलन dl इसके बराबर हो जाएगा 2 पाई r, ठीक है। क्या हो जाएगा? जो वृत्ति आपने पथ माना है उसकी पूरी परिधि हो जाएगी 2 पाई r। तो भैया इसके स्थान पे 2 पाई r रख देंगे समाकलन dl के स्थान पे, तो ये हो जाएगा b इंटू का dl बराबर भैया ये b का मान क्या होता है? b का मान अभी हमने निकाला है, क्या निकाला है? तो भैया b का मान अभी आपने देखा म्यू नॉट अपान 2 पाई i अपान r, ये b के स्थान पे पूरा था। और dl समाकलन dl पूरे इसके स्थान पे 2 पाई r। कटने वाली जो चीजें हैं काट देते हैं। देखिए अगर देखें 2 पाई r से ये पूरा 2 पाई r कैंसिल हो गया, तो ये बन गया भैया वेक्टर का b इंटू का dl बराबर म्यू नॉट इंटू का i, म्यू नॉट इंटू का i, यही अकेले बचा, ठीक है ना, म्यू नॉट इंटू i। और यही क्या हो जाता है भैया? एम्पियर का परिपथीय नियम हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है? एम्पियर का परिपथीय नियम। तो बहुत प्यारा सा सिंपल सा लाजवाब टॉपिक है, इसमें आपको ज्यादा उलझने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। चलिए तो इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर से बोल देते हैं, ये टॉपिक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक। चलिए भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? आगे चलते हैं बच्चों, अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण या आवेश पर लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए, अथवा लॉरेंज बल क्या है। यह टॉपिक भी बड़ा ही लाजवाब है, ध्यान से समझिएगा। यह टॉपिक भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं बच्चों, बहुत प्यारा सा टॉपिक है। अब देखिए इसमें है क्या, लॉरेंज बल किसे कहते हैं? आपने चुंबकीय बल पढ़ा है ना, बस हो गया वही, बस कहानी यहीं पर खत्म कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है बबुआ, ठीक है, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र हमने क्रॉस से दर्शा दिया। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण है जिसका आवेश यहाँ पे भैया क्यों है, और यहां से शुरू करता है, इस तरह से गति कर रहा है। तो जब क्या होता है, कोई आवेशित कण जिस पर भैया आवेश है वो क्यों है, तो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में भैया गति करता है, तो प्यारे बच्चों इस कण पर एक बल लगेगा, ठीक है, अंदर की तरफ। अभी इसको हम डिटेल्स में समझेंगे, अभी केवल यहां परिभाषा समझिए बस। तो इस पर एक बल कार्य करता है, लगने वाले बल को ही क्या कहेंगे भैया? लॉरेंज बल कहते हैं, या इसी बल को चुंबकीय बल कहा जाता है। अब मान लेते हैं कि जो कण है भैया इस पर आवेश क्यों है, और ये v वेग से भैया गति कर रहा है, ठीक है, v वेग से गति कर रहा है, और इसकी जो मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है? b है, और लगने वाला जो बल है वो f। तो ऐसे केसेस में जो लॉरेंज बल होता है वो भैया निम्न बातों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो चलिए, तो इतनी सी इस बात समझ में आ गई। अब यहां पर हम लिखेंगे भैया कि लॉरेंज बल, ठीक के लिए, ठीक है, लॉरेंज बल के लिए, अर्थात जो लॉरेंज बल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया? पहला ध्यान से समझिएगा, तो जो लॉरेंज बल पहला पॉइंट है जो F होगा, यानी यहां पे एक मिनट ऐसे ना लिख करके इसको ऐसे लिख दें, इसको ऐसे लिख दें भैया कि चुंबकीय
बल। ठीक है, चुंबकीय बल या लॉरेंज बल, केवल इतना। अब यहां पे देखिए जो लॉरेंज बल होगा, पहला होगा भैया F जो होता है वो Q के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है बच्चों कि जो बल होगा वो Q के अनुक्रमानुपाती होगा। बोले तो जो Q का मान जितना ज्यादा होगा उतना ही अधिक बल लगेगा। Q का मान भैया यानी जितना Q का मान कम होगा वो बल उतना ही कम लगेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट भैया होता है लॉरेंस बल से संबंधित, जो F होता है वो V के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, वेग के भी अनुक्रमानुपाती है। कण जितना जाता भैया उसका वेग बढ़ेगा उतना लगने वाले बल का भी मान होगा। तीसरा पॉइंट भैया जो चुंबकीय मतलब बल होता है या लॉरेंस बल होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के भैया अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र का भी मान अधिक होने पर ये जो बल होता है वो भी अधिक हो जाएगा। इसके अलावा एक और चौथा है कि जो बल होगा भैया वो किसके, तो साइन थीटा। ठीक है ना, मान लेते हैं कि इसके साथ जो थीटा बनाएगा, ठीक जैसे इस तरह से है ऊपर की तरफ बल, ठीक तो ये थीटा, तो थीटा के अनुक्रमानुपाती, ये इक्वेशन नंबर 4। अगर चारों समीकरण को मिला दे, ध्यान देना यहां से हमने रफ कर दिया, इसकी जरूरत है नहीं। अगर प्यारे बच्चों चारों समीकरण को मिला दें तो लिखेंगे भैया कि चारों समीकरण को मिलाने पर जब चारों समीकरण को भैया अपन मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, जो F ये प्रोपोर्शनल पूरा क्यू वी बी साइन थीटा के, तो भैया क्यू वी बी साइन थीटा। अब ये हटाएंगे कांस्टेंट तो ये F बराबर ये हो जाएगा K और उसके बाद क्यू वी बी साइन थीटा। अब जहां भैया जो K है, जहां जो K है वो एक नियतांक है, ठीक इसका मान एकांक रख दिया जाए, ठीक है यानी एक इसका मान रख दिया जाए प्यारे बच्चों, तो जो F है F बराबर केवल और केवल क्यू वी बी साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा भैया, लॉरेंज बल का फार्मूला हो जाता है। ठीक है, ये जो कि बहुत प्यारा सा टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब इसमें कुछ विशेष परिस्थितियां भी होती हैं, ध्यान देना, इसमें कुछ विशेष परिस्थितियां भी होती हैं। चलिए देखते हैं, उसको भी लिखेंगे भैया, लिखेंगे कि विशेष स्थितियां। अब ये सारी चीजें ध्यान देना बच्चों, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विगत ईयर में देखिए क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे क्वेश्चन बोल देगा कि लॉरेंस बल कितना होगा यदि थीटा बराबर 0 या थीटा बराबर 90 डिग्री, ऐसे करेगा और आपको एकदम परेशान करेगा। ठीक है भैया, तो यहां पे ध्यान देना, पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री रख दे, बोले तो समांतर, ठीक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, ठीक तो ऐसे केसेस में बल क्या हो जाएगा भैया, तब हो जाएगा F बराबर क्यू वी बी और उसके बाद भैया ध्यान देना साइन 0 डिग्री का वैल्यू पूरा 0, तो F बराबर 0, तो भैया बल क्या लगेगा, 0 लग जाएगा। अब दूसरे केसेस में भैया यदि मान ले प्यारे बच्चों, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री मतलब लंबवत हो, उसकी दिशा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा हो, तो ऐसे केसेस में प्यारे बच्चों दो F बराबर हो जाएगा क्यू वी बी, क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो केवल और केवल F बराबर क्यू वी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, क्यू वी बी हो जाएगा। ठीक है, तब चुंबकीय क्षेत्र ये हो जाएगा और ये शून्य होगा, कब, समांतर। ठीक है, तो याद रखना ये चीजें भी बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक, तो इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ये सवाल में भी काम देता है। इस चैप्टर से जैसे ही 2025 में ही क्वेश्चन आया था कि दो समांतर तारों के बीच लगने वाला बल कब आकर्षण होगा कब प्रतिकर्षण होगा, वो भी आगे समझेंगे। तो इस तरह से भैया ये चीजें भी पूछी जाती हैं। चलिए बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए लॉरेंस बल को। हो गया, अब चलिए चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम।
अब देखिए ये सारे टॉपिक ना हमने बताया ना, ठीक, बहुत ज्यादा लंबे वाले टॉपिक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। 2023 का ही पेपर उठाओ, 24 का उठाओ, 25 का उठाओ, लारेंज, ये जो लारेंज बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। या फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है, 2024 में तो 2 से 3 सेट में आया था। तो या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, बहुत सिंपल है, इसको समझ जाइए। इसी के आधार पर अभी हम चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति के लिए निकालेंगे इसका प्रयोग। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, दाएं और बाएं दोनों पूछता है, बट बाएं वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया फ्लेमिंग के एक बायां हाथ का नियम ये कहता है कि यदि हम भैया क्या अपनी तर्जनी और मध्यमा और अंगिष्ठ बोले तो अंगूठा, क्योंकि ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये अनामिका है, ये कनिष्का है। तो यहां पर ये कहा गया कि यदि हम, ध्यान देना, इसी तरह समझिएगा, देखिएगा हमारा हैंड बिल्कुल सेम इसी शेप में है ना बबुआ, एकदम हूबहू। ये देखिए मिला दिया। तो भैया ये जो अंगूठा है, ठीक, इन्होंने ये कहा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम ये कहता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके दोनों पास वाली उंगलियां, मतलब तर्जनी और मध्यमा, ठीक है, इसको इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर अभिलंबवत हो, मतलब 90 डिग्री का कोण बने, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये 90 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार भैया फैलाएं कि ये एक दूसरे के परस्पर अभिलंबवत हो। तो ऐसे केसेस में ये बताया इन्होंने कि जो F है वो क्या हो जाएगा, अंगूठा, यानी अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा, और ये वाली उंगली तर्जनी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, और भैया ये जो है मध्यमा ये चालक में प्रवाहित धारा I को बताएगी। बस यही नियम ही क्या हो जाता है भैया, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हो जाता है। और इस नियम के द्वारा लारेंज बल की दिशा ज्ञात की जाती है। अगर बहुविकल्पी में पूछ ले कि भैया लारेंज बल की दिशा किस नियम से ज्ञात होती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो चलिए देखेंगे, लिखेंगे किस प्रकार से कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे, बताया ना अंगूठा हो गया, तर्जनी दूसरी वाली उंगली है, और मध्यमा मतलब ये वाली, इसको कह रहा है इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर ये अभिलंबवत हो। देख रहे हैं ना भैया 90 डिग्री का कोण बने इनके बीच। तो इस अवस्था में यदि तर्जनी बोले तो ये वाली उंगली यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, तो भैया क्या है, मध्यमा जो है ये वाली उंगली ये धारा की दिशा को बताएगी, और जो अंगूठा होगा बच्चों वो क्या है, चालक पर, ठीक है, यानी जो आवेश है उस पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। और यही नियम क्या हो जाता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो ये तो बड़ा ही आसान सा नियम है, ठीक है ना, बस यूं आप हाथ ऐसे बना लो, हो गया काम, ठीक है ना। तो ये हो जाता है भैया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक जो है, ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण के आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसको अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखेंगे, क्योंकि यहां से जो फार्मूला आएगा वहां न्यूमेरिकल भी उस पे बनता है बच्चों, और ये तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इसको कई तरीके से पूछेगा। ऐसे भी पूछ लेगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति किस प्रकार से होती है, ऐसे पूछा जा सकता है। या फिर कहेगा कि आवेशित कण के, भाई जो गतिमान आवेशित कण होगा उसके आवर्तकाल का सूत्र प्राप्त कीजिए। या फिर कहेगा उसके भाई जो वृत्ताकार पथ पर कण घूम रहा होगा उसकी त्रिज्या के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो कई तरीके से पूछता है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए भैया लॉरेंज बल में हमने क्या पढ़ा कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसपे एक बल लगता है जो लॉरेंज बल होता है। अब भैया जब कोई कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर एक अभिकेंद्री बल भी लगता है, ठीक है, कैसे लगता है भी दिखा रहे हैं, जो कि चुंबकीय बल के बराबर होता है। मतलब जैसे समझिएगा भैया, ध्यान से समझना बबुआ, बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। जैसे बच्चों हम एक समान ये कोई एक चुंबकीय क्षेत्र बना ले रहे हैं, ठीक है, ये हमने एक समान कोई चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से यूं बना लिया। हमने एक चुंबकीय क्षेत्र ऐसा, एक मिनट इसको थोड़ा पास पास कर दें,
तो ज्यादा बेहतर होगा। ये क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। और यहां पर भैया कोई आवेशित कण अपन ले लेते हैं, ठीक है ना, ये ले लिया, ले लिया, क्यों। अब प्यारे बच्चों आप समझिएगा, अब देखिएगा, जो फ्लेमिंग के आपने बाएं हाथ का नियम देखा, अगर इस तरह से करिए, मतलब ये जो चालक की दिशा है अंदर की तरफ, इस तरह से करिए, तो एक चीज ध्यान देना, इधर से भैया ये जो होगा, यहां से प्यारे बच्चों ये जो दिशा जाएगी इस तरह से, मतलब इसकी कण की जो गति होगी वो ऐसे होगी, तो ये जो होगा ये भैया इसकी गति को बताएगा, ठीक है। इस तरह से ये गति कर रहा है, गति को बताएगा। और ये भैया अंदर की तरफ यहां से प्यारे बच्चों ये जो लगेगा बल, वो अंदर की तरफ F बल लगाएगा, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक। अब इसको यहां पे कण आया, यहां पर भी देखेंगे तो यहां से अगर ऐसे करिए, ध्यान समझिएगा, ऐसे करिए प्यारे बच्चों, तो ये भी अंदर की तरफ ही बल लगाएगा F, और ये भैया इस तरह से इसकी दिशा भी बाहर की तरफ, ये भी, ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहां पे मान लेते हैं ये पहुंचाया कण यहां पे, ठीक है, ये क्यों है, यहां पे पहुंचाया, तो इसकी भी दिशा हमने बताया ना, ये अंदर की ही तरफ रहेगी, और ये क्या हो जाएगा भाई, वेग ये बताएगा। इस तरह से बच्चों जैसे यहां पे आएगा तो अंदर की तरफ ही बल हो जाएगा, ठीक है भैया, और ये ऐसे वेग की दिशा। तो इस तरह से जब करेगा तो हर एक कंडीशन में भैया क्या हो जाएगा, बल अंदर की तरफ ही काम करेगा। तो अंदर की तरफ जब कोई कण, अब देखिए इसका पथ कैसा हो गया, वृत्ताकार हो गया, तो जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो प्यारे बच्चों उस पर एक अभिकेंद्री बल भी लगेगा। देखिए कोई कण अगर इस तरह से घूम रहा होता है गोल गोल, तो अंदर की तरफ एक बल लगता है जिसको अभिकेंद्री बल कहता है। अभि का मतलब की तरफ, केंद्रीय यानी केंद्र, तो अभिकेंद्री यानी केंद्र की तरफ, केंद्र के अंदर की ओर एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। और यही क्या है, इस कण को इसमें गिरने नहीं देगा, इसके भाई अवस्था को बनाए रखता है, इसकी गति को मेंटेन करता है। जैसा कि आपने दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे फिजिक्स में अभिकेंद्री बल का, जिससे भाई क्या होता है कि हम साइकिल या कोई दुपहिया वाहन जब घुमाते हैं तो देखिए एकदम से तिरछी हो जाती है, या जा रहे होते हैं कि मैं निकला गढ़ लेके, ठीक है, रास्ते पे सड़क पे एक मोड़ आया और मैं उसी पे दिल छोड़ आया, तो मतलब जैसे भैया आप जाते हैं तो एक कोई रास्ता है, अचानक से मोड़ आ जाए, तो साइकिल हो या फिर मोटरसाइकिल हो, तो गाड़ी अचानक से एकदम तिरछी हो जाएगी अंदर की तरफ उसकी दिशा, बट आप गिरेंगे नहीं, संतुलन बना रहेगा, वही बल अभिकेंद्री बल होता है। या धागे में बांधकर कोई बाल्टी हो या कोई डिब्बा, उसमें भाई मुंह भले ही खुला हो, पानी भरा हुआ था, लेकिन आप घुमाओगे कांस्टेंट रूप में वो घूमता रहेगा लेकिन पानी नहीं गिरेगा अंदर, कारण क्या है, अभिकेंद्री बल। तो बस यही हम आपको समझाना चाह रहे थे कि जब कोई भैया चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र कह रहे हैं, जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इसका पथ देख सकते हैं पूरा वृत्ताकार बन गया, और इसमें एक बल लग रहा है अभिकेंद्रीय बल, और वही बल किसके बराबर कह रहा है, चुंबकीय बल के बराबर होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं भैया। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि जो अभिकेंद्रीय बल है, बल बराबर क्या किसके है, तो चुंबकीय बल के, चुंबकीय बल के, यानी अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल के बराबर है। तो भैया अभिकेंद्रीय बल का जो फार्मूला होता है, ध्यान देना, वो होता है mv² अपान r, ठीक है, क्या होता है, mv² अपान r। ये भाई अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला होता है mv² अपान r। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा 11th में, नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, याद रखो। तो mv² अपान r, चुंबकीय बल का अभी हमने देखा qvb, साइन थीटा लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि भैया अभिलंबवत है, इसकी दिशा अंदर की तरफ 90 डिग्री, तो भैया 90 डिग्री का मान एक ही हो जाएगा साइन, ठीक है। तो यहां पर साइन 90 डिग्री का मान एक हो जाएगा, qvb लगेगा। अब यहां पे ध्यान समझिएगा, ये mv² बराबर क्या है, qvb, एक v से v काट दीजिए, बचा क्या, केवल mv अपान r बच गया, और बराबर का बच्चों यहां पे केवल और केवल qb बन गया। क्या बचा, qb। हमको चाहिए r, त्रिज्या, सबसे पहले हम इसकी वृत्तीय पथ की त्रिज्या निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों यहां से अगर r बराबर आप निकालेंगे
तो भैया ध्यान दीजिएगा, हमको चाहिए R बराबर, तो एक मिनट, जब इसका हम क्रॉस गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, R इंटू का QV और बराबर का ये हो जाएगा MV। ठीक है भैया, ये इतनी सी बात समझ में आई। अब उसके बाद आप करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा भैया R बराबर, जब R बराबर निकालेंगे ये नीचे आ जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा MV अपान QV, और यही क्या हो जाएगा भैया, वृत्तीय पथ की त्रिज्या के लिए फार्मूला। और इस पे न्यूमेरिकल पिछले 2 से 3 साल का पेपर आप उठाइए, इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल पूछा गया है, ठीक, याद रखना। अब यहां पे भैया ये तो त्रिज्या के लिए निकल आया, ठीक। अब हमको निकालना है आवर्तकाल, ये तो भैया किसके लिए निकला, त्रिज्या के लिए। अब निकालेंगे हम आवर्तकाल, हमको आवर्तकाल का व्यंजक चाहिए, तो भैया आवर्तकाल के बराबर फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, T बराबर 2 पाई R अपान V, ये होता है आवर्तकाल का फार्मूला। तो T बराबर 2 पाई R अपान V हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों T बराबर 2 पाई, और R के स्थान पे ध्यान देना, R के स्थान पे ये पूरा मान रख दोगे जब MV अपान QV, ये R के स्थान पे और नीचे V है, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, ये क्या हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा T बराबर, एक मिनट, ये हो जाएगा T बराबर, कुछ कटने वाली चीजें हैं, अगर है तो काट दीजिए, देखिए 2, तो ये हो जाएगा भैया क्या चीज, ये देखिए बटे का बटे है, तो ये चीज नीचे हो जाएगा, ये यहां पे ये नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई और इनटू का ये MV हो जाएगा भैया, और नीचे भैया ये हो जाएगा क्या चीज, V इंटू का QV, तो ये V से V कट गया, तो T के बराबर क्या निकला, 2 पाई M निकल गया, और अपान QV, 2 पाई M अपान QV, ये हो जाएगा आवर्तकाल का सूत्र, और यही हमको प्राप्त करना था। ठीक है ना, देख सकते हैं ये भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत है नहीं बच्चों। अब यहां से चाहे आवृत्ति पूछ ले, आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल होता है, तो भैया 1 बटे T का मान रख के पूरा इसका उल्टा कर देंगे, आवृत्ति निकल आया। ठीक है, बट अपने को आवर्तकाल तक ही निकालना है, आवृत्ति तक नहीं देखना है। आई बात समझ में, तो ये हो जाएगा एक समान, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, गतिमान आवेशित कण की गति किस प्रकार होती है वो आपने देख लिया, और यहां पर भैया हमने त्रिज्या के लिए फार्मूला निकाला और आवर्तकाल के लिए। ठीक है ना, चलिए इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब हम देख लेते हैं भैया अगला पॉइंट। अगला आपका जो टॉपिक है, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। तो ये इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपको तैयारी भी 100% ही करनी होगी इसके लिए, क्योंकि ये टॉपिक आप विगत ईयर का पेपर उठाओ, चाहे जिस भी साल का 2020 से 21, 22, 23, 24, 25, उसके पहले भी उठा सकते हो, डोंट वरी, तो आपको हर साल ये क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। 2025 का ही उठाओ, कम से कम 2 से 3 सेट में आया होगा, याद रखना। ठीक, तो दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का फार्मूला अपने को प्राप्त करना है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है बच्चों, कि माना PQ तथा RS दो तार हैं, जिनमें क्रमशः धारा I1 व I2 बह रही है, और इनके बीच की दूरी R है। तो भैया जैसा कुछ कहा जाए उसी के अकॉर्डिंग काम करिए। याद रखना बबुआ, हम मान लेते हैं कि दो तार हैं, एक तार ये ले लिया और भैया एक तार ये लिए। ठीक है, आई बात समझ में। अब हमने क्या बताया कि मान लेते हैं कि माना भैया इसमें जो धारा है वो I1 बह रही है और इसमें जो धारा है I2 बह रही है, इस समान दिशा में धारा बह रही है। ठीक है भैया, और इसके बाद हमने देखिए नाम क्या इनका लिया है, तो एक है ये P है भैया, और ये Q है, और ये R है, तो ये S है। PQ तथा RS
ले लिया। फिर है कि माना इनके बीच की जो दूरी है ना बच्चों वो r है। अब इन पर प्यारे बच्चों जो बल लगेगा भैया वो भी अंदर की तरफ ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि धारा की दिशा समान होती है अगर, तो इसमें बल भी क्या लगेगा, तो आकर्षण बल। विपरीत होती तो प्रतिकर्षण बल। और यही 2024 और 25 के क्वेश्चन में आया था, ठीक है, मतलब पेपर में पूछा गया था कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल कब आकर्षण होगा और कब प्रतिकर्षण होगा। चलिए वो भी बताएंगे, डोंट वरी, ठीक, बता ही दिया। अब आगे बचा क्या है, तो देखिए भैया यहां पर हमने क्या कर लिया, इतनी सी बात समझ में आ गई बबुआ कि माना दो तार भैया पी क्यू तथा आर एस दो समांतर धारावाही चालक हैं। समांतर मतलब ये समान अंतर है इनके बीच का, ठीक है, और क्रमशः इनमें धारा I1 व I2 बह रही है और इनके बीच की जो दूरी है ना बच्चों वो क्या है, R है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम निकालेंगे, तो लिखेंगे बच्चों कि तार PQ के कारण, ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस टू द पॉइंट समझते चलिए कि तार PQ के कारण RS के किसी बिंदु पर, या जो दूसरा तार है RS के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र मतलब जो तार ये PQ है, इस तार के कारण, जब तार में हम यानी PQ में धारा I1 जब प्रवाहित करते हैं बबुआ, तो इस तार के कारण जाहिर सी बात है इसके चारों ओर क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और ये चीज हम पहले से ही देखते चले आए हैं बायो सेवर्ट के नियम से ही। तो यहां पर यह है कि जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे PQ में, तो इस तार PQ के कारण RS के किसी भी बिंदु पर, यानी RS के किसी बिंदु पर कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और उसके लिए जो फार्मूला हो जाएगा, देखिए B बराबर होता है एक फार्मूला म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान R। ये चीज अभी आपने देखा, इसके पहले भी हमने बच्चों किसमें इसका प्रयोग किया, तो एम्पियर के परिपथी नियम में। तो भैया अब देखिए PQ के कारण है, तो प्यारे बच्चों PQ में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो B1 होगा, और धारा I1 यानी तार पहले तार में ही प्रवाहित है, इसलिए धारा भी क्या हो जाएगी, I1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा B1 बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 अपान R। अभी R1 नहीं करेंगे क्योंकि दूरी तो R ही है, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे भैया, अब लिखेंगे कि तार RS के प्रति लंबाई L पर लगने वाला बल। अब भैया तार के प्रति लंबाई, ठीक, जो तार RS है इसकी प्रति लंबाई पूरी मान लेते हैं L है, ठीक है, कैपिटल L मान लिया, चाहे आप स्मॉल L मानो, कोई दिक्कत ना। तार की लंबाई L है, तो इस पे जब तार की भाई लंबाई L हो, ठीक है, और धारा उसमें I बह रही हो और एक समान चुंबकीय क्षेत्र अगर B में हो, तो उस पे लगने वाला जो बल होता है भैया वो हो जाता है क्या बच्चों, तो वो हो जाता है F बराबर IBL साइन थीटा। ध्यान देना ये कोई नई चीज नहीं है, F बराबर IBL साइन थीटा। बट बच्चों अब जो भैया यहां पे ध्यान देना I होगा वो कौन सी, अब दूसरे वाले में RS वाले में बात कर रहा है, यहां I2 हो जाएगा। अब भैया चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण था, तो पहले वाले के कारण था, B1 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों L तो L ही रहेगा क्योंकि ये पूरे तार की लंबाई है, तो ये हो जाएगा B बराबर I2 B1 L साइन थीटा, यानी IBL साइन थीटा फार्मूला होता है, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये चीज आपने भाई पढ़ा भी है। अब यहां पे ध्यान से समझिए, लिखेंगे बच्चों F बराबर, ये हो जाएगा भैया F बराबर, देखिए I2, क्या है I2, और उसके बाद अब बच्चों B1 का पूरा वैल्यू कितना निकाल रखा है देख सकते हैं इधर, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई, और ये हो जाएगा भैया I1 अपान R, ये पूरे B का मान है। और उसके बाद बचा क्या है भैया, L बचा है। और एक चीज ध्यान दीजिए, इसको यहीं पर निपटा देते हैं इसको, चूंकि थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री,
भैया थीटा क्या है भैया, इसकी दिशा भी अभिलंबवत होगी चुंबकीय क्षेत्र के, तो 90 डिग्री साइन 90 डिग्री का जो मान हो जाता है वो कितना हो जाता है 1, साइन 90 अंश का मान 1 हो जाता है, तो ये निपट जाएगा। 1 मिनट, एक काम करते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे भैया, थोड़ा सा और लिख देते हैं एक बार, ठीक है, एक बार और लिख देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। F बराबर बच्चों क्या लिखेंगे, हमने बताया I2 लिख दीजिए, B1 लिख दीजिए, उसके बाद L। अब हमने बताया ना साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो लिखने की जरूरत है नहीं। अब लिखेंगे F बराबर I2 और भैया B1 का मान इधर जो है म्यू नॉट अपान 2 पाई और ये I1 अपान R, ये पूरा B1 का मान है और इधर L हो गया। ठीक, इसको और सजा के अगर सही से लिखना है तो लिखेंगे म्यू नॉट अपान 2 पाई। क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपान 2 पाई, और उसके बाद देखिए भैया I1 I2 को एक स्थान पे कर देंगे तो I1 गुणे I2 भैया अपान नीचे R कर देंगे प्यारे बच्चों, और यहां पे L। तो यही क्या हो जाएगा भैया, फार्मूला हो जाएगा, यही फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर बच्चों इसको ऐसे लिखेंगे, या इसको ऐसे लिख, प्रति लंबाई पर लिखना हो तो F अपान L भी लिख सकते हैं, और इधर म्यू नॉट अपान 2 पाई, और ये हो जाएगा भैया I1 I2 अपान R। ठीक है, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो भैया एक समान मतलब क्या है, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच जो लगने वाले बल का फार्मूला होता है वो होता है F अपान L। F अपान L का मतलब इसकी तार की प्रति लंबाई पर है ये, ठीक है ना। अभी L का मान दिया रहेगा न्यूमेरिकल में, कुछ भी दे सकता है, इस पे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं लॉन्ग वाले। टॉपिक आया तो 5 नंबर का फिक्स है, याद रखना ये 5 नंबर का फिक्स है। अगर टॉपिक नहीं पूछा गया तो भैया इस पे न्यूमेरिकल 3 नंबर का श्योर है, ठीक है। अब देखिए हमने एक बात आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि भैया दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल कब आकर्षण होगा, अब कब प्रतिकर्षण। प्यारे बच्चों जब इनकी धारा की दिशा समान होगी, जैसे I1 ऊपर की तरफ चल रही, I1 I2 भी ऊपर, तब ये दूसरे मतलब तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इनके बीच बल आकर्षण। लेकिन अगर एक में भैया ऊपर की तरफ जा रही है जैसे, और एक में तार में धारा नीचे की तरफ आ रही, तब ये दूसरे पर अब बाहर की तरफ भैया इधर ये बल लगाएगा, इधर ये, अब दूसरे दोनों मतलब एक दूसरे को ये दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है ना। इतनी सी बात समझ में आ गई। आकर्षण बल कब होगा, जब समान धारा बहेगी। प्रतिकर्षण बल कब होगा, जब असमान धारा बहेगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सबको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारे के सारे टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आपको मिलते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।